और तिरंगा मुहिम पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। बाइक रैली में अपोजिशन लीडरों की अदम मौजूदगी पर बीजेपी हमले कर रही है। इस पर जवाब देते हुए कहा कि मुल्क की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। और वहीं दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया गया, लेकिन इस प्रोग्राम में अपोजिशन लीडरों ने शिरकत नहीं की, जिस पर लफ्जी जंग शुरू हो गई है। दल जो इसमें शामिल नहीं हुए वो राजनीति से बाहर आए और कम से कम आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस वर्ष में हम मना रहे हैं वो ये प्रण लें कि अमृत काल में अगले 25 सालों तक कुछ कार्यक्रमों में तो कम से कम राजनीति वो ना करें और राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाने के लिए अपना सहयोग भी। और आइए इस पूरे मामले पर दो खास मेहमानों को हम जोड़ते हैं, जिसमें हमारे साथ हैं महिमा सिंह, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, और शुभेंदु शेखर अवस्थी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। सर शुभेंदु जी, एक चीज ये है कि तिरंगा यात्रा ठीक है, ये पूरे देश के लिए जरूरी है और पूरा देश पहली बार नहीं सदियों से मनाता आ रहा है, 75 साल से ये मनाते आ रहे हैं। एक कोशिश है, एक खुशी है, एक नयापन, इसमें और जोश लाया जाए, लेकिन ये कि इसका इल्जाम क्यों इस पर अब सियासत हो रही है कि अपोजिशन को भी आना चाहिए, अपोजिशन की अपनी मर्जी, वो अपने तौर पर अलग बनाना चाहेगा, क्यों इसको विवाद बनाया जा रहा है? जिलानी साहब बताओ, क्या अपोजिशन पाकिस्तान की पार्टियां हैं कि वो नहीं मनाएंगी? ये तिरंगा की बात है, देश के लिए बात की गई है और हमने रिक्वेस्ट किया है। आना नहीं आना उनके मन की बात हो सकती है, ना भी आए तो क्या पूरा देश नहीं मनाएगा? जी, मेरा यह कहना है कि यह उनकी मानसिक विकलांगता है कि तिरंगा ऐसे विषय पर भी वो राजनीति कर रहे हैं। जी, तो मेरा बड़ा शर्म आती है कांग्रेस के और बाकी जो विपक्ष के कुछ लोगों के जो बयान आए हुए हैं। तिरंगा हमारे दिल में भी है, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, हम मानते भी हैं, पर जो दिल में है उसको दिखाना भी है जी। और यदि पूरे भारत के 20 करोड़ 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहरेगा तो क्या आपको लगता है कि इससे देशभक्ति की भावनाएं और नहीं बढ़ेंगी? आज का नया बच्चा ये नहीं समझेगा कि तिरंगा का इतना बड़ा फंक्शन, चूंकि हर चीज में राजनीति देखनी है, हर चीज में विरोध करना है, यह कांग्रेस का काम है और उनकी ये मानसिकता, उनकी ये विकलांगता हमको साफ साफ दिखाई देती है। जी, ममता जी, महिमा जी, जिस तरह से सरकार की तरफ से एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस नहीं करती, सदियों से, सालों से करती आ रही है और हर कोई करता है। सारी सियासी पार्टियां 15 अगस्त 26 जनवरी को पूरे जोश और खरोश से मनाते हैं, लेकिन 75वां साल है, इसमें सबको शामिल होना है और एकजुट होने की अगर बात हो रही है तो फिर इस पर एतराज क्यों? महिमा जी। बात ठीक है जिलानी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। आपने कहा कि यदि एक बात के ऊपर इकट्ठा होने की बात हो रही है तो इसमें सियासत क्यों? जी। हम भी ये पूछना चाहते हैं कि ये इकट्ठा होने का जो आज प्रकरण ये कर रहे हैं, आज ये एक तरह से जो स्वांग रचा करके दिखा रहे हैं, जो 15 साल पहले ही नए नए राष्ट्रवादी हुए हैं, 52 साल तिरंगा न फहराने वाले लोग, और अभी अभी भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात बड़ी रोचक कही। उन्होंने कहा कि ये सारी पार्टियां क्या पाकिस्तान की हैं? तो मैंने 52 साल का अभी जिक्र किया। 52 साल जिन लोगों ने, आरएसएस ने, भाजपा ने, जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया आरएसएस के हेडक्वार्टर के मुख्यालय के ऊपर नागपुर के अंदर, क्या वो 2002 तक क्या वो पाकिस्तान के लोग थे? क्योंकि वो तिरंगा का तिरस्कार, बहिष्कार करते थे। और आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया है कि सभी लोग अपने अपने प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर तिरंगा लगा लें, आज भी आरएसएस और आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी सहित बहुत सारे संघियों ने वो तिरंगा की प्रोफाइल पिक्चर लगाने से इनकार कर दिया है, नहीं लगाई है। तो ये उनसे जाकर सबसे पहले पूछें कि वो पाकिस्तान से आए हैं क्या या पाकिस्तान के हैं क्या। और उसी के साथ आपने अपनी रिपोर्ट जब शुरू में सुनाई और कुछ खबरें आप सुना रहे थे, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात उस समय कही कि भाजपा को क्या दिक्कत है कि वो सदन के अंदर मुसलमानों को नहीं लाना चाहती है, क्योंकि ये पिंगली वेंकैया द्वारा जो दो रंगों का जो मेल था, लाल और
हरा, जिसमें महात्मा गांधी ने श्वेत को जोड़ दिया था और बौद्ध चक्र को जोड़ दिया था, अशोक चक्र को, ये उसमें से हरे रंग के बिना ही भारत की कल्पना करते हैं। उसी लिए तो गोलवलकर ने ये कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर भारतीय भगवा के सामने नतमस्तक होगा, सर झुकाएगा। नहीं, लेकिन यहाँ तो अब तिरंगे की बात हो रही है, और तिरंगा में तीनों रंग है, वो चक्र भी है जो चीजों का आप जिक्र कर रही हो, वो कंप्लीट तिरंगा है, इसमें कोई विवाद नहीं है। मैं 10 सेकंड, बीजेपी भी अब उसी तिरंगा को मानती है। कहा था वही गोलवलकर जिन्होंने जब 3 रंगों को अशुभ कहा था, तो उन्हें पटेल ने याद दिलाया था कि ये भूल गए हैं क्या कि हिंदुओं के देवता भी 3 ही होते हैं। जी पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अब वो पिछली चीजों पे हम जाने के बजाय हम 75वां जो अमृत महोत्सव है उसके लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है ना महिमा जी। तो इस पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पूरे कार्यक्रम का सहरा जो है बीजेपी के सर जा रहा है, तो इस पर हम क्यों जाएं? ऐसा तो नहीं है नजरिया। आपने भी सुना होगा, जिस कौम को अपने इतिहास का एहसास नहीं होता उस कौम का कोई वजूद ही नहीं होता। आप यदि ये कह रहे हैं कि हम इतिहास भुला करके और आगे देखें, हम ये भूल जाएं कि इस भाजपा के मुख्यालय के ऊपर आज भी भगवा के नीचे तिरंगा फहराता है, फ्लैग कोड का वायलेशन है। राष्ट्रीय चैनल पर ये बोल रही हूं, भगवा के नीचे तिरंगा फहराने वाले हम देशभक्तों को सिखाएंगे क्या कि तिरंगा कैसे फहराया जाए और उसे कैसे मनाया जाए? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि इन लोगों से हमें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अगर भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो हर हिंदुस्तानी इस झंडे को सलाम करता है, इस तमाम रंगों को उसकी कदर करता है। इस तिरंगे को जब भी सामने आता है लोग बड़े सम्मान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ उसको सैल्यूट करते हैं। किसी को सीखने की जरूरत नहीं है। यहां पर लड़ाई यही तो है कि हमें वो सिखा रहे हैं या हम किसी सीख रहे हैं। मेरा सवाल बस यही है कि आरएसएस ने क्यों 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया? इसका जवाब यदि शुभेंदु जी, ये क्या आप देश को पहली बार सिखा रहे हैं कि तिरंगा है साहब उसकी इज्जत कीजिए? ये तो सालों से होता आ रहा है और हर कोई करता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता, सब करते हैं, सारी सियासी पार्टियां करती है। देखिए तो इसमें नयापन क्या है? राहुल गांधी जी ने तिरंगा की फोटो लगाई जी, बहुत अच्छी बात है। अभी कैसी कैसी बातें लोग करते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है। आपको भी मालूम होगा जी, 1950 में नेशनल फ्लैग कोड बनाया गया। हमारी मैडम को शायद ना मालूम हो पर मैं उनको याद दिला देता हूं। 1950 में नेशनल फ्लैग कोड बनाया गया कि सरकारी ऑफिसेस के अलावा कहीं पर भी और स्कूलों के अलावा कहीं पर भी यदि झंडा फहराना अलाउ ही नहीं था जी। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए ये नेशनल फ्लैग कोड है, ये जवाहरलाल नेहरू जी के सरकार के समय बना था। और दूसरी चीज, आप ये सब अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दे रहे हैं कि संघ ने क्यों नहीं फहराया। और अब आप समझिए कि 1950 के पहले संघ ने कम से कम 15 कार्यक्रम ऐसे किए थे जिसमें उन्होंने तिरंगा झंडे को लगाया था। पर जब ये नेशनल फ्लैग कोड आया, ये आप अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तिरंगा झंडा नहीं लगा सकते, और यदि लगाना है तो उसके बहुत सारे उसके ऑप्शन दिए गए थे। ये स्कूल लगा सकता है, क्या लगा सकता है, कैसे लगाना चाहिए। और 2002 में नवीन जिंदल जी तो इन्हीं के पार्टी के तो लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि उनके ऊपर जब उनकी एक फैक्ट्री के अंदर, उस फैक्ट्री का नाम भी है जिंदल विजयनगर स्टील्स के ऊपर, उन्होंने जब तिरंगा झंडा फहराया गया था तो उनके अगेंस्ट में FIR करी थी। और किसने करी थी? इनकी सरकार ने करी थी कि तिरंगा कैसे फहरा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने पूरे देश के लिए एक परमिशन ली कि सब लोग लगा सकते हैं 2002 के बाद, और सब लोग, आप, हम, हर व्यक्ति तिरंगा को लगा सकता है और उसको डेकोरम को मेंटेन कर सकता है। तो ये इनको मालूम होना चाहिए कि क्यों नहीं लगाया। पहला पॉइंट हमने जवाब दिया। दूसरा पॉइंट ये भी जवाब दिया कि इन्होंने ही नवीन जिंदल जी को FIR कराई थी कि आपने तिरंगा लगा दिया अपनी फैक्ट्री के ऊपर। और महिमा जी को एक और चीज कहना चाहूंगा कि आप कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे पास आइए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कोई भी केसरिया झंडा नहीं फहरा है। आप चैनल पे बैठ के झूठ बोलती हैं, मेरे को इस बात की शर्म आती है। शुभेंदु जी, ठीक है। महिमा जी, जवाब। मैं आपको जरा इसी कड़ी में अभी आगे फोटो दिखा दूंगी भाजपा के
मुख्यालय के ऊपर भगवा के नीचे तिरंगा फहराते हुए की, जी। क्योंकि वहां जाकर दिल्ली में तो कोई भी देख सकता है कि वहां पर यथार्थ क्या है, सच्चाई मैं क्या दिल्ली है। में हूं मैडम। लेकिन आज आप इसी समय हमारे दर्शक जाकर के ट्विटर के ऊपर आरएसएस के ट्विटर हैंडल को देख लें, मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल को देख लें, जो मैडम आप टॉपिक को चेंज मत करिए, और ये जान लें कि क्या वहां तिरंगा दिखाई दे रहा है या भगवा दिखाई दे रहा है। शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु जी ने ये बात कही कि परमिशन कैसी थी, किस तरह की स्थितियां थी, झंडा कैसे और कब कहां नहीं फहराया जाना चाहिए, कहां फहराया जा सकता है, उसकी उन्होंने तारीख बता दी आपको। क्या उससे सहमत है आप? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनकी मंशा थी तिरंगा फहराने की, कांग्रेस के सभी मुख्यालयों पर शुरू से लेकर के, और इन्होंने खुद ही बताया ना कि उसके अंदर बहुत सारे प्रावधान थे, जिन प्रावधानों के तहत उस को फहराने का जो है वो इंतजाम किए जा सकते थे। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी की मंशा तब होती और आज होती, तो आज मोहन भागवत जी की जो प्रोफाइल पिक्चर है वो तिरंगा होता, आरएसएस की प्रोफाइल पिक्चर तिरंगा होता। नहीं, लेकिन क्या सरकार, देखिए महिमा जी, क्या सरकार ने जबरदस्ती की है कि आपको करना ही, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा तो है? शुभेंदु जी, ऐसी कोई बात है सरकार की तरफ से? जबरदस्ती है कोई? लेकिन जबरदस्ती नहीं, हमने तो रिक्वेस्ट किया है जी, कोशिश की है, जो आज तिरंगा की फोटो आप नहीं लगा राजनीतिक रहा पार्टी है। नहीं महिमा जी, सरकार की तरफ से या मैं कहूं मोदी जी की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप माने ना माने, कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना इस पर? क्या ये मान लिया अगर आप पर लाजमी किया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है कि अगर आपने ये प्रोफाइल नहीं चेंज की तो आपका ट्विटर या आपका फेसबुक ब्लॉक कर दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है सरकार की तरफ से? ठीक है, आपकी बात ठीक है जी, पर मैं यही पूछना चाहती हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने वहां से मुकर्रर किया है, उसके ऊपर इन्हीं के परिवार के, इन्हीं के संघ के जो मुखिया हैं, यदि वो ही इनके साथ नहीं है, तो ये कैसे विपक्ष को साथ लाने की उम्मीद कर रहे हैं, या कैसे ये जनता को साथ लाने की उम्मीद कर रहे हैं? या इस बात से इनकार करें। चलिए, इसका असर ये ठीक है आपका पॉइंट। शुभेंदु जी, आप पूरी जनता से, अपोजिशन से अपील कर रहे हैं। अब महिमा जी का कहना है कि आपके लोग ही आपके साथ नहीं है, या ये कहें कि आपकी बात मान नहीं रहे हैं, सीधा तौर पर महिमा जी का कहना, तो दूसरों के लिए आप कैसे आप बता सकते हैं कि आपको करना है? ये देखिए, महिमा जी को दिखाने के लिए मैंने अपना फोन निकाला है जी, और ये लाइव फोटो आप देख सकते हैं, सैटेलाइट से भी देख सकते हैं, खाली भाजपा का फोटो लगा हुआ वहां पे लगा हुआ है, और जो झंडा फहराया जाता है उसके ऊपर, उससे कम से कम 20 फुट ऊपर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। महिमा जी, इसकी जानकारी ले लीजिए और आगे किसी चैनल पर ऐसा मत बोलिएगा, वरना कल को कोई आपको महिमा जी का सवाल ये है कि आरएसएस के लोग, मोहन भागवत जी का जिक्र किया उन्होंने, यही लोग अगर नहीं मानते या इन्होंने अपना प्रोफाइल चेंज नहीं किया है, वहां पर डीपी चेंज नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी जी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनके विचार तो ले सकते हैं, पर दोनों लोग अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। एक बिल्कुल समाज के सेवा पे काम कर रहा है और एक राजनीतिक पार्टी है। हमने सबसे रिक्वेस्ट किया है, हमने आज शंकराचार्य से भी रिक्वेस्ट किया होगा। अब शंकराचार्य जी ने यदि नहीं लगाया तो ये कह सकती है कि शंकराचार्य जी ने नहीं लगा रहे, बड़े हिंदूवादी बनते हैं। ये जवाब नहीं है किसी प्रश्न का। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम राजनीतिक पार्टी हैं, सबको लगाने की बात कर सकते हैं। ये टाइम आप इंडिया की खबर हमने आपको, महिमा जी रुक जाइए, जवाब दे आप होने दीजिए। कि बीजेपी झंडा, अपना झंडा तिरंगे से ऊपर लगाती है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, आपको लिंक भेज देती हूँ, आप चला दीजिएगा अपने चैनल के ऊपर। चलिए, आप जरूर भेजिए और जरूर चलाइए जी, और कोई भी ऐसी गलती नहीं कर सकता। यदि कोई झंडा 3rd फ्लोर पे लगा है और वहां पे कार्यक्रम 1st फ्लोर पे हो रहा है, खबर है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, और 16 अगस्त 2021 के अंदर वहां जाकर देखे जा सकते। हमारा सवाल ये नहीं है कि किसने कब कहां कैसे लगाया, सवाल ये है कि अमृत महोत्सव कैसे मनाया जाए, एक इसको एक बड़े जश्न के तौर पर पूरे देश में एक नए अंदाज में मनाया जाए। सवाल ये है, तो क्यों नहीं एकजुट हो पा रहे हैं? ये जश्न कैसे मनाएंगे? क्योंकि इनका मन ही नहीं खुश है। ये ऑलरेडी एक्सटेंड होने वाले हैं और बहुत जगह से खत्म हो गए। नहीं सरकार, शुभेंदु जी, आप कह रहे हैं कि सरकार ने और बीजेपी ने रिक्वेस्ट की है, तो रिक्वेस्ट के बाद फिर ये इल्जाम क्यों? जो बात अभी भाजपा प्रवक्ता ने कही वो मोहन भागवत जी और आरएसएस पर भी लागू होती है, ये बात ध्यान रखें कि उनका मन ही नहीं है। हमने ऑब्जेक्शन कहा किया? नहीं, आप अपोजिशन को पाकिस्तानी बता दे रहे हैं, अपोजिशन को कह रहे हैं कि वो मनाते नहीं है, तिरंगे का आदर नहीं है। आपने कहा ना, यदि कोई व्यक्ति, तो ये बातें फिर आपकी अपनी सहयोगियों के साथ भी होगी।
नहीं, उन पर भी लागू होगी। आपको समझाना चाह रहा हूं। आप सिर्फ अपोजिशन को क्यों इशारा बना रहे हैं? क्या अपोजिशन ने किसी 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया? देखिए, झंडा एक बड़ा महोत्सव हो रहा है, पूरे देश की सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने का चाहती हैं जिससे कि पूरा देश इस तिरंगे उत्सव में जुड़े। बिल्कुल। किसी और ने ऑब्जेक्शन किया क्या? आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी ऑब्जेक्शन किया क्या? आपकी नीयत सही है, आपकी बात सही है, लेकिन ये इल्जामात क्यों? झंडे पर सियासत क्यों? नहीं, सियासत हो ही नहीं रही है, ऑब्जेक्शन ये कर रहे हैं। इन्होंने कहा शामिल नहीं है क्या? मोहन भागवत साहब उसके विरुद्ध नजर आ रहे हैं, क्योंकि यदि हमारे तो प्रोफाइल पिक्चर्स के ऊपर तिरंगा लगा है और देश के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ लगा है, जिनका बहुत बड़ा किरदार रहा है इस तिरंगे को वजूद में लाने में। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ये बताएं कि जो सारी बातें अभी उन्होंने कही कि हमारा मन ही नहीं है इस महोत्सव में शामिल होने में, तो क्या ये बात? ठीक है महिमा जी, आखिरी सवाल आपसे, अमृत महोत्सव अपोजिशन कैसे मना रही है? चलिए आप अपने तौर पर बता दीजिए कि हम इस तरह से मनाएंगे, हमारा अपना भी वजूद है, हम झंडे को इस तरह से देखते हैं। हमने तो स्वर्णोत्सव भी मनाया था और अमृत महोत्सव का नाम दे देने से, जहां गुजरात में आपने ड्रग गेट खोल रखा है, जहां देश के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, जहां देश के अंदर बेरोजगारी अपनी पराकाष्ठा पर है, अमृत काल अमृत महोत्सव कह देने से, सदन के पटल पर झूठ बोलते रहने से अमृत काल नहीं होता। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके पास फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी कतार है स्वतंत्रता सेनानियों की। बिल्कुल भाजपा एक व्यक्ति का, सावरकर गोलवलकर का फोटो दिखा दे तिरंगा के साथ, या फिर ये बता दे हमारे स्वतंत्रता सेनानी ये थे, क्योंकि इन्होंने तो जो है मुस्लिम लीग के साथ जो मिलजोल करके अपना गठबंधन करके किस तरह से भारत छोड़ो का दमन करने का कार्य किया था, ये बात भाजपा जानती है और इसीलिए लगातार ये ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि तिरंगे पर कम से कम पूरे देश में सियासत में है। तिरंगा सबका है और तिरंगे का आदर पूरे देश के लिए है, इसमें कोई सियासत नहीं होगी। 75 साल का अमृत महोत्सव है, इसको अपने तौर पर आप अपनी खुशी के तौर पर मनाएं, क्योंकि देश और ये तिरंगा हम सबका है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर आगे कोई सियासत ना हो। महिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुभेंदु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। तो बहरहाल इस तरह का मामला है तिरंगे का, इस पर किसी को सियासत करने की जरूरत नहीं, इस पर सियासत की जरूरत है भी नहीं वैसे, क्योंकि तिरंगा देश का तिरंगा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस्लामी स्कॉलर अबुल आला मौदूदी की किताबों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज के निसाब में पढ़ाए जाने के मामले में एएमयू इंतजामिया आज खुद ब खुद दिफाई अमल में नजर आया, जहां शोबे के चेयरमैन मोहम्मद इस्माइल का हवाला देते हुए निसाब से मौलाना मौदूदी की किताबों को हटाए जाने का फैसला ले लिया गया है। एएमयू तर्जुमान प्रोफेसर शाफिक कुदवई ने पूरे मामले पर वजाहत पेश करते हुए कहा कि मौलाना मौदूदी की किताबों में जो मुतनाज़ा उन्वान थे उनको मलहूज रखते हुए बीए और एमए की किताबों से हटाया गया है। बहुत विचार विमर्श होता है कि कौन सी चीज़ें सार्थक हैं, कौन सी चीज़ें सार्थक नहीं हैं, कौन सा इंटरप्रिटेशन है, क्या हम लोगों को पढ़ाना है। बहुत से इंटरप्रिटेशंस होते हैं, तो सिलेबस में चेंजेस आते रहते हैं। तो उन्होंने बहुत सी किताबें जो हैं नहीं आती हैं, कुछ जाती हैं, तो उनको लगा कि किताबें कंट्रोवर्शियल हैं और अब जो काफ़ी ज़माना आगे बढ़ गया है, बहुत से इंटरप्रिटेशंस जो हैं तो उनको अब रिजेक्ट करने की भी या उनको नहीं पढ़ाने की ज़रूरत है। तो इनकी ज़ाहिर है इसमें इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के लोगों ने इस पर विचार किया। उनके चेयरमैन ने बताया कि हमने ये और इस पूरे मामले पर बात करते हैं नाजिम इलाही अली, जो कि स्टूडेंट हैं एमयू के और स्पोक्स पर्सन परचम पार्टी ऑफ इंडिया, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका नाजिम अली साहब आपका खैर मकदम है। पर जिस तरह से एमयू के इस निसाब में तब्दीली हुई है, पहले तो इसको आप कैसे देखते हैं, इसकी क्या वजूहात रही हैं, थोड़ा सा इसका जिक्र कर दीजिए। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको नाजिम साहब? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी क्लियर आ रही है जी। बहुत शुक्रिया जी। जी सर, ये एएमयू में जो मौलाना मौदूदी साहब की किताब, भी एकेडमिक जी अपनी बात कर लीजिए अगर मेरा सवाल पहुंच गया।
जी हाँ जी, मेरा कहना यह है कि किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से इतने बड़े स्कॉलर्स की किताब को सिलेबस से हटाया जाना, ये एक खास किस्म के जो है डर को दर्शाता है। ठीक है साहब, एक खौफ जो पूरे मुल्क में तारी कर दिया गया है, उस खौफ से निजात सिर्फ किताबों को हटा करके हासिल करना मुमकिन नहीं है। मेरा कहना यह है कि सैयद अब्दुल आला मौदूदी साहब हुए या सादिक कुतुब साहब हुए, ये पूरी दुनिया के एक माने हुए बड़े स्कॉलर्स हैं। इनकी किताबें सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं, उन मुल्कों में भी पढ़ाई जाती हैं जहां पर इस्लामोफोबिया इतना ज्यादा है, जैसे कि अमेरिका ने आज तक इनकी किताबों को नहीं हटाया, अपने सिलेबस से नहीं हटाया, वहां पर भी इस्लामिक स्टडीज में इसको पढ़ाया जाता है। तो ऐसे हाल में सिर्फ इसलिए कि हम खौफ से अपनी गर्दन छुपा लेंगे, शुतुरमुर्ग की तरह से गर्दन छुपा लेने से हम उस चीज से महफूज नहीं हो सकते। जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि आपको आपकी आइडेंटिटी पर शर्मिंदा कर दिया जाना, आपकी हर वो चीज जो आपकी आइडेंटिटी से नहीं, ये फैसला से जुड़ी हुई ये फैसला तो एएमयू के बोर्ड ऑफ स्टडीज ने लिया है, चेयरमैन ने लिया है, और अब ये फैसला लेने की वजह क्या लगती है आपको? क्या अवामिल है इसके पीछे? या जी, मेरा कहना यह है कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ मौजूदा वाइस चांसलर साहब ने मौजूदा सरकार को खुश करने के लिए लिया है, जिसमें खुश करके उनको आगे अभी उनका टर्म पूरा हो रहा है। ऐसी क्या चीज थी जो इतने सालों से पढ़ाई जा रही थी और अब ये इसमें कुछ गलत नजर आ रहा था? क्या आपको क्या लगता है? आपने भी पढ़ा होगा। एग्जैक्टली मेरा कहना यह है कि अगर कोई चीज ऐसी थी भी तो जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उसकी रद्द कैसे करेंगे? जी, एकेडमिक इन्वायरमेंट का तो ये खास बात होती है कि आपको अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो आप उसको पढ़िए और उसकी रद्द में लिखिए, बोलिए। भाई, आपको कम्युनिज्म नहीं पसंद होगा तो क्या आप कार्ल मार्क्स को हटा देंगे? सिलेबस से कार्ल मार्क्स की किताबें हटा दी जाएंगी। जी, तो निसाब में तब्दीलियां होती रहती हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो अब तक कितनी तब्दीलियां इस्लामिक स्टडीज में इस तरह की हुई हैं? ये पहली बार है? जी हाँ, पहली बार। ये पहला वाकया है जब किसी इस्लामिक स्कॉलर की किताब को सिलेबस से हटाया गया है, और वो भी इस वजह से, या तो अब ये तो क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा, आपके इस्लामिक स्टडीज का एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा और अपनी यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन ये बताएगा कि ये खौफ की वजह से हटाया गया है या फिर नहीं। आप जो खौफ और डर की बात कर रहे हैं, तो मौलाना मौदूदी की किताब या उनकी मज़ामीन में ऐसा कौन सा खौफ, कौन सा डर है जो यूनिवर्सिटी को गलत लग रहा है या आपको लग रहा है? वो नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि एकेडमिक माहौल में कि बहुत से थॉट की बुक्स होती हैं। जी, ठीक है, किसी भी नजरिए की किताबें होती हैं। भाई, कम्युनिज्म की बुक, कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ाई जाती हैं, बहुत से लोग उससे इख्तिलाफ करते हैं, बहुत से लोग इत्तेफाक करते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जो है कार्ल मार्क्स को सिलेबस से हटा दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर अबुल आला मौदूदी की किसी किताब से आपको इख्तिलाफ है या किसी पॉइंट से इख्तिलाफ है तो आप उसको हटाने की क्या जरूरत है? उसको पढ़ा जाएगा, उसको पढ़ के उसका रद्द किया जाएगा। बिल्कुल, अगर किसी को इख्तिलाफ है इस बात पे तो यानी आप इस चीज को गलत मानते हैं? मेरा कहना यह है कि सिलेबस से हटाया गया इंस्टीट्यूशन को इस तरीके की चीजें बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है और एक जो है दबाव में लिया गया फैसला है। ठीक, सरकार के दबाव में लिया गया फैसला है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, निजाम इलाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एएमयू ने इस पर पूरी सफाई दी है, एक एडमिनिस्ट्रेशन इस पर पूरी सफाई देगा आगे भी, क्योंकि सिलेबस में चेंजेस करना या जो कुछ करना वो एएमयू का इख्तियार है और बोर्ड ऑफ स्टडीज का इख्तियार है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम अली साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो नाज़रीन, न्यूज़ एट 5 में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।